एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? करिश्मे जन्म लेते हैं कि जब जमीन और पानी का मिलाप होता है। होशरुबा अनवाए हयात फलने फूलने लगते हैं। छुपे बैठे बासी, कोई चाहत के काबिल हो कि कोई खौफनाक। इंसानी बका के लिए भी ये मरतूब जमीनें नागुज़ीर हैं। ये मूसलाधार बारिशों और उमड़ते दरियाओं को समोकर बढ़ते हुए तबाहकुन सैलाबों का जोर तोड़ लेती है। खुश्क साली के दौरान सूखे मैदानों को अपनी कुदरती आबी ज़खायर से सैराब कर सकती हैं। यहाँ तक कि हमारे फुजले से आलूदगी को अलग कर सकती हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मरतूब ज़मीनें कुदरत की नर्सरियाँ हैं। ये दुनिया की सबसे मुतनव्वे हयात माहौलियाती निज़ामों में से चंद हैं, जो दुनिया की जंगली हयात का 40% हिस्सा सहारे हुए हैं। मगर पानी के बगैर मरतूब जमीनों की बका मुमकिन नहीं। मौसमियाती तब्दीली के साथ बरसात गैर यकीनी होती जा रही है। खुश्क साली शदीद और दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और बकाए पाकिस्तान की शर्त दरियाए सिंध, डैमों और आलूदगी की वजह से माजूर हो चुका है। मगर ये खतरा सबसे बढ़कर है। दरियाए सिंध के पानी का 80% पिघलते ग्लेशियर से आता है। जब ग्लेशियर सिकुड़ते हैं तो मरतूब जमीनें खुश्क हो जाती हैं। यूं इंसानों और जंगली हयात दोनों ही का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाता है। मिटती मरतूब जमीनें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील के बीच तैरते हुए गांव में रहने वाले लोग मुहाना कहलाते हैं। इनका तर्ज जिंदगी और कल्चर 5000 साल से भी कदीम है। हमें इस कश्ती से प्यार है क्योंकि ये 7 नस्लों से हमारे खानदान का हिस्सा है। हमारे आबा व अजदाद ये कश्तियां चलाया करते थे। मैं इसी में पैदा हुआ था। पहले हमें कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ था हमारे पास। बड़ी बड़ी मछलियां बांट देते थे। मछली बेचना हमारा कारोबार था। सारा पाकिस्तान यहां से मछलियां लेता था। बशीर का ताल्लुक महानों की एक नई नस्ल से है जो किनारों पर आबाद हो चुके हैं। वो अच्छे वक्तों को बहुत याद करता है। सोना, उठना, खाना पीना, शादी वगैरह जो कुछ भी था हमारी बड़ी किश्तियों में था।
हमारे को कोई टेंशन नहीं था। पहले हमारे मनचंद झील के अंदर सब्जियां है ना, सारी झील के अंदर थी। अनाज की कोई टेंशन नहीं थी मुहानों के लिए। मगर मुहानों के लिए पूरी तरह से बदली है मंछर झील। झील में बहाए जाने वाले आलूदा पानी ने हमें तबाह कर दिया। पानी बहुत जहरीला हो चुका है, ये सब बर्बाद कर देता है। खुशी अब कहाँ? पहले हम पीने का पानी दरियाए सिंध से लेते थे, अब इसके बहाव पर बंद बांध दिया गया है। छोटी छोटी मछलियां रह गई हैं, हम इससे कैसे रोजी कमा सकते हैं? इसलिए हम ये घर बनाए हुए हैं अभी। जब हम किसी छोड़ के आए तो मजा नहीं आ रहा है, तो बहुत मुश्किल बात होगी। अभी अनाज के लिए बहुत तड़प रहे हैं। बर्तन भर पीने का पानी 40 रुपए का आता है। बर्तन भर पीने का पानी 40 रुपए का आता है। हम कहाँ से दें पैसे? तो हम ये गंदा पानी ही पीते हैं। और फिर डॉक्टर का एक चक्कर हमें 2000 का पड़ता है। आज खाया तो कल कैसे सोच रहे हैं। बंदरों में मछली पकड़ना अब पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया है, मगर राम चिड़िया इस मुश्किल से टकराने को तैयार है। माहिर माहीगीरों का ये खानदान एक मसरूफ दिन के लिए तैयार हो रहा है। राम चिड़िया इसी काम के लिए पैदा की गई है। ये दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा है जो ठहरी हुई हवा में मौल्लक हो सकता है, अपने परों को 1 सेकंड में 10 बार फड़फड़ाते हुए। सर साकित रहता है जबकि दुम जिस्म को सीधा रखती है। जैसे ही शिकार पर नजर जमती है वो गोता लगा देती है। चूंकि हवा में मौल्लक रहने में बड़ी जान लगती है, तो राम चिड़िया को रोजाना अपने वजन के निस्फ बराबर शिकार करना पड़ता है, और इससे भी ज्यादा अगर खाने वालों में इजाफा हो गया हो। ये चूजा बड़ा है और इसकी खुराक भी। ये अपनी माँ बाप का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। मगर बाप बच्चे के मुंह से निवाला दूर किए हुए है, क्योंकि वो जानता है कि अब वक्त आ गया है कि ये बच्चा अपने पर फैलाए। मगर बच्चा खाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। और फिर मछली पकड़े रहना भी मुमकिन नहीं रहा। एक नौउम्र राम चिड़िया के लिए बाहर की दुनिया बहुत भयानक है। खतरनाक चोंचों वाले ऊंचे बगले, वहशी नेवले और बदमाश कौवे। मगर सबसे बड़ा खतरा जो इसे दरपेश है वो है अपने मस्कन का छिन जाना। 1970 से अब तक दुनिया की मरतूब जमीनों का 1/3 हिस्सा मिट चुका है, जो मीठे पानी की मछली की तादाद में 80% तक कमी की एक वजह है। सनती आलूदगी और गैर कानूनी माहीगीरी भी इस नुकसान की जिम्मेदार है। फिशरीज डिपार्टमेंट ने जाल की इजाजत दी है, जिनके सुराख आधे इंच से भी छोटे होते हैं।
उसमें मछली कैसे लगेगी? और वो सारी मछलियां ऊपर ही पकड़ लेते हैं, और हम में से कुछ लोग भूखे ही सो जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा पानी की किल्लत से दो चार ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन अब भी हमें 19 रमसर साइट्स नसीब हैं जो बैन अल-अक़वामी अहमियत की हामिल मरतूब ज़मीनें हैं। इंडस फ्लाईवे से हर साल 10 लाख से ज्यादा परिंदे गुजरते हैं। लंग झील में सुबह तुलू होते ही लड़ाका बतखें फसल की जगहें घेरने के लिए शोर मचाने लगती हैं। ये कमजोर पड़ती मंचर झील का छोटा सा सेहतमंद पड़ोस है, मगर झील अब भी साइबेरिया जैसे दूर दराज इलाके से महाजिर परिंदों के झुंड खींच लाती है। दिसंबर में दलदल बतखों से भरा हुआ है जो हजारों मीलों से परवाज करके यहाँ तक पहुंची है। इजाफी सामान या जिस्म पर चर्बी का बोझ उठाए फिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बतखें इतनी वजनी हो जाएंगी कि उड़ने के काबिल नहीं रहेंगी। लिहाजा भरपूर खुराक के लिए पड़ाव जरूरी है। एक अनाड़ी की आंख को सारी बतखें एक जैसी लग सकती हैं। मजबूत जिस्म वाली, छोटे पर और चपटी चोंचों वाली, मगर एक परिंदा हुजूम में से अलग ही दिखाई देता है। ये नॉर्दर्न शोगलर है। चौड़ी चपटी चोंच के साथ वो पानी के अंदर कहीं भी अपनी चोंच डालकर खुराक निकाल सकती है। जब हथियार अच्छा हो तो पेटू बन जाना आसान है, लेकिन जो इतने अच्छे नहीं हैं इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन पिनटेल्स की तरह यह अंदाजा करना आसान है कि इनके नाम कहां से आते हैं। निचला हिस्सा ऊपर और सर नीचे, पिनटेल और मलाड ऐसे ही छोटी और लजीज खुराक तक पहुंचते हैं। ये बज़ाहिर अनाड़ी सा रवैया डैबलिंग कहलाता है। सारी बतखें बहुत सारा वक्त अपने परों को संवारने में गुजारती हैं। एक अच्छा गुस्सा गंध और तुफैलियों को साफ कर देता है। पर फड़फड़ाते हैं और हुलिया दोस्त हो जाता है। मगर अच्छा लगना एक अमली काम है। ऐसे बतखें ठंडी और खुशगवार रहती हैं। कार्मोरेंट एक अलग तरीका अपनाते हैं। इनके परों में जल्दी पानी भर जाता है। अगरचे ऐसा लगता है कि ये इनकी कमजोरी है, मगर इससे कार्मोरेंटों को एक फायदा होता है। जिस्म में हवा कम भरने की वजह से वो मछली की तलाश में गहराई में गोता लगा सकते हैं। मगर मछली पकड़ने के बाद इन्हें एक अजीब से अंदाज में अपने परों को फैलाकर इन्हें सुखाना पड़ता है। दलदल के किनारे पर सरकंडों की गहराई में एक और यूरोपीय मेहमान झाड़ियों में छुपा हुआ है। स्पॉटेड क्रीक के रंग बेहतरीन भेस हैं। वो अपनी लंबी उंगलियों के बल पर गीली मट्टी पर धीरे धीरे चलता है।
जब वो कीड़े तलाश करता है और कम वजन और छोटी जिसामत की वजह से सब्जे में भाग सकता है। एक दलदली बाज अपने शिकार के पीछे नीचे आ रहा है। एक शिकार का हरबा जिसे क्वार्टरिंग कहते हैं, अक्सर एक कामयाब शिकार पर खत्म होता है, मगर यहां इन मरतूब जमीनों में बाजों के भी दुश्मन मौजूद हैं। एक नेवला आसानी से इसका शिकार चुक सकता है और लूटमार ही इस तख्लीकी शिकारी की वाहिद हिकमत अमली नहीं है। इस न्यूले ने कारमोरंटो के मछली पकड़ने के गढ़ों का पता लगा लिया है। और इस मालूमात को खूब बरूए कार लाता है। किलोमीटर के तवील सफर के बाद बिलाखिर दरियाए सिंध बोहिराए अरब तक पहुंचता है। एक बहुत बड़े डेल्टा में शाखें बनाते हुए, जहां जंगली हयात और इंसान जमानों से आबाद है। एक कुदरती निज़ाम है ना, दरियाए सिंध कितने हजार सालों से वो अपना रूट बनाता हुआ कभी कहाँ से अपनी धरती को जन्म देते हुए हजारों साल से गुलाम मोहम्मद जैसे किसानों ने दरियाए सिंध की इकट्ठी की हुई जरखेज तिलछट में काश्त। उसमें कोई भी फसल जो है, कोई भी पौधा आप लगाओ तो वो दरियाए सिंध की तरह चमकदार रहता है। ऐसा कोई पौधा मेरे ख्याल में नहीं हो जो आप इस जमीन में लगाएं और वो ना उगे। इसकी खूबसूरती का राज जो है वो ये है कि ये दरियाए सिंध से मुंसलिक है, दरियाए सिंध का किनारा है। इस मिट्टी में दरियाए सिंध का जो दूर दूर से जो रेत आता है उसकी खुशबू आती है। मगर अब ये सारी नेमतें खतरे से दो चार हैं। यानी पाकिस्तान की खुर्दो नविश्त। इंसान जो है वो इतना आगे निकल गया है कि वो कुदरत से जा टकरा है। उसका नतीजा हम जो है ना वो भोग रहे हैं। पानी का ना होना, बारिशें टाइम से नहीं होना, टेम्परेचर जो बढ़ गया है, ये तो 10-15 साल से बढ़ा है, पहले तो नहीं होता था। पान की फसल यहाँ बड़े तादाद में होती थी। पान का जो पौधा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 23 से 25 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इससे बढ़ जाए, 32 तक भी चला जाए, तो उसमें ये पौधा जो है वो उनको सूट नहीं कर पाता। तो अभी वो पौधे भी ख़त्म हो रहे हैं। डेल्टा के दरियाई जंगलात की तबाही दर्जा हरारत के इजाफे की वजूहात में से एक है। जंगल न सिर्फ तपिश और तूफान को कम करता है, बल्कि कुछ खास मखलूकात को पनाह भी दिए रखता है, जैसे ये नायाब और अनोखा हॉक डियर। छोटी टांगे और लंबे धड़ के साथ ये किसी भी रुकावट के नीचे से गुजर जाता है, एक सूअर की तरह सर झुकाए हुए। इसीलिए इसका नाम हॉक डियर है।
जैसे सींग एक शर्मीले हिरन के लिए बड़े करामत है। और सींगों की जबरदस्त जोड़ी हर साल नई आ जाती है। नर तन्हाई पसंद होते हैं और सिर्फ अफजाइश नस्ल के महीनों में ही मिलते जुलते हैं, जब इन्हें अपनी सींगों से माताओं को लुभाने की कोशिश करनी होती है। तारीखी एतबार से हॉक डियर बबर शेरों, बाघों, तेंदुओं का शिकार बनते थे। वो दरिंदे तो कब के चले गए, मगर अब तक हॉक डियर के पास एक बड़ी वजह मौजूद है कि वो बच कर रहे हैं। मगरमच्छ मीठे पानी का सबसे बड़ा शिकारी। दरिया सिंध के पानियों पर राज के लिए पूरी तरह तैयार। उनकी आंखें सर के ऊपर होती हैं ताकि अतराफ का मुआयना ठीक से कर सके। एक वाटरप्रूफ झिल्ली के होते वो अपनी आंखें खुली रखते हैं, चाहे कि जब पूरी तरह डूबे हुए हों। इनकी थोतली इंसानी उंगलियों से भी ज्यादा हसास है, किसी भी हरकत को महसूस करने के लिए बेहतर। इनकी ताकतवर दम इन्हें 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे धकेल सकती है। दलदल के डबडबे किनारों से गुजरने के लिए मगरमच्छ के पंजे झल्लीदार हैं, मगर दरअसल इनके जबड़े हैं जिनका अलग बात है। मजबूत पट्टों की दी हुई ताकत, जानवरों की दुनिया में सबसे मजबूत पकड़ मगरमच्छ के जबड़ों की पकड़ है, और सबसे ज्यादा तेजाब इनके पेट में होता है। इसीलिए मगरमच्छ तकरीबन कुछ भी हजम कर सकते हैं, और मुतासिर कर देने वाली बका की ये महारतें डायनासोर के जमाने से कुछ ज्यादा बदली नहीं हैं। मगर अब मगरमच्छ और हॉक डियर अपने इलाके की बेशतर हुदूद से मिट चुके हैं। इनका मुस्तकबिल और साथ साथ डेल्टा में खेती बाड़ी और माहीगीरी करने वाले लोगों का मुस्तकबिल बड़े खतरे में है। इंसान और जानवर अब खत्म होते हुए कुदरती वसाइल के लिए आमने सामने हैं। पानी न होने की वजह एक तो सीजनल बारिशें नहीं होती हैं, पीछे जो बर्फ जो गिरी हुई होती हैं वो पिघलते नहीं है। पानी दरिया सिंध में जो होता है उनको वो बांध के रख देते हैं, या कट्स में, या जो केनाल्स हैं उनको दे देते हैं, या ड्रम्स में छोड़ देते हैं। डेल्टा इलाके के हिस्से का जो पानी है वो टाइमली नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हमारा नुकसान होता है। जब मीठा पानी का बहाव बंद हो जाता है तो आरबीएनसी का पानी है वही अंदर आ जाता है। लाखों एकड़ की तादाद में जो है वो जमीन पड़ी हुई है। दूसरी ऐसी ज़मीनें भी बंजर हुई हैं जिन पर जैसे खारे पानी का सीपेज है। तो अपने बड़ों से सुनकर हमें तो यकीन भी नहीं होता कि जिस जगह अभी हम जाते हैं कि भाई इधर कोई चावल होते होंगे या कोई सब्जियां फल फ्रूट होते होंगे, हमें तो यकीन नहीं आता। पुराने दौर की जो फसलें होती थी, यानी कि बंदा रिलैक्स होता था कि भाई ये मैं फसल लगाऊंगा, इसकी इनकम ये मुझे मिलेगी। आज का जो बंदा लगा भी रहा है उसको तसल्ली नहीं है, पता नहीं मौसम की वजह से ये होंगे भी या नहीं होंगे, पता नहीं गर्मी कितने तक स्टॉप करेगी, हो सकता हो इसमें बारिश भी हो जाए। इंडस डेल्टा एक सकून परवर नखलिस्तान, देखते देखते बुहराए अरब का पानी इसे अपनी लपेट में ले रहा है। हमारे जमाने में पहले जो था उस टाइम में पानी बहुत था मीठा, समंदर के किनारे तक पानी मीठा था, उसमें मछली बहुत थी। मछलियों और माहीगीरों की नस्लों को सहारे हुए मीठे और खारे पानी के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन अब डगमगा चुका है।
पहले हम देते थे 5-6 किले का, मगर वो मिलता नहीं है कि मीठा पानी नहीं है। पल्ले के अलावा कुल्ली था, मोराखी था, सिंगारा था, ठेली था, और भी मच्छी था। अच्छे पानी में मीठे का मच्छी आता था, अभी तो वो नहीं है, ये काला पानी। अभी हमारा किस्ती गई पल्लू के ऊपर, 600 का पला लेके आया है, 2 लीटर तेल लेके जाता है, 250 रुपया उसका होता है, 300 रुपया बचता है, उसमें बस आटा लेके बच्चों को खिलाता है। पहले जो मुला था वो बहुत खुश था, उसका इतना खर्चा नहीं था, वो अपने गांव में रहता था, उधर ही मच्छी मारता था, उधर ही अपना गुजारा करता था। अभी इधर तो मच्छी है ही नहीं, तो आदमी को जो मला है उसको तो बाहर जाना पड़ता है। हमारा आदमी जो है जो मछली नहीं पकड़ता है वो बेचारा लकड़ी काटता है, लकड़ी काट के बेचता है, उसको 100 रुपया 200 रुपया मिलता है, वो बच्चों का आटा लेता है। अफसोस, माहौलियाती तबाही के मुतासरीन अब मरतूब जमीनों की तबाही में शरीक बन गए। मेन जो चीज है वो पानी है। पानी आ गया तो हमारे अंदर एक हौसला आ जाता है। डेल्टा के तबाह होने के जो राज हैं वो वही हैं कि दरिया सिंध का पानी नहीं आने की वजह से डेल्टा है वो तबाह हुआ है। जो लोग हैं वहाँ से माइग्रेट हुए, माल मवेशी का खात्मा हुआ है, पुराने जो आसार कदीम थे वो भी तबाह बर्बाद हो चुके हैं। 12 लाख लोग पहले ही सुपरते हुए इंडस डेल्टा से फैलते हुए शहर कराची में हिजरत कर चुके हैं, और हजारों मुहानों ने जमानों से तैरते हुए अपने गांव छोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की हसीन मरतूब ज़मीन जिनमें जंगली हयात का एक शानदार खजाना जमा है, अब बड़े खतरे में है। इनका धीरे धीरे गला हमें ही ले डूबेगा। जब करोड़ों लोगों को पानी की किल्लत, बढ़ते हुए दर्जाए हरारत और ऐसी कुदरती आफात का सामना करना होगा जो कि कुर्राए अर्ज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वक्फ से पहले आप देख रहे थे बामे अर्ज की बाज़गश्त। तो बामे अर्ज की बाज़गश्त का ये सिलसिला जारी है। ये किस्त जो थी बड़ी खूबसूरत किस्त थी, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ही बड़ी वार्निंग भी थी। मुझे यकीन करें बड़ा दुख हुआ दरिया सिंध के हवाले से ये जितनी भी मालूमात दी गई हैं कि दरिया सिंध जो है उस पर क्लाइमेट चेंज किस तरह असरअंदाज हो रहा है। दरिया सिंध जो सदियों से बह रहा है, इनफैक्ट लाखों सालों से बह रहा है, और यहाँ की जो जिंदगी है दरिया सिंध का उससे बराह रास्त ताल्लुक है। अरबों अफराद की ज़िंदगी और उसके अलावा जितनी भी हयात है उनकी ज़िंदगी में उसका किरदार जो है वो बिल्कुल बड़ा बराह रास्त किरदार है। वादी सिंध की तहजीब हम कहते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दरिया सिंध जो है उसका किस कदर इस तहजीब में किरदार है, इस तहजीब की आबियारी में किरदार है। लेकिन अब दरिया सिंध अगर ख़तरे में है तो यकीनन ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो वो दरिया जो लाखों सालों से यहाँ इसी सरजमीन पर बह रहा था, हमारे एरा में आके, हमारे इस दौर में आके वो मुतासिर हो रहा है, तो यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। पानी और ज़मीन का जो रिश्ता है ये जब मजबूत होता है तो यकीनन इससे कश्मे जन्म लेते हैं। पानी और ज़मीन का ये जो रिश्ता है ये जब कमज़ोर पड़ता है तो इससे बराह रास्त ज़िंदगी मुतासिर होती है। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और जमशेद साहब हैं जिनका ताल्लुक WWF से है। अब्दुल्ला साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो इस खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म को बनाने पर मुबारकबाद वसूल कीजिए, क्योंकि जो हसासियत आपने डेवलप की है ये इस वक्त की ज़रूरत है कि किसी तरीके से ये आगाही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए कि दरिया सिंध जो है वो किस कदर ख़तरे में है। और दरिया सिंध का मतलब ये है कि वो उससे नीचे जितने मैदान हैं, जहाँ जहाँ दरिया सिंध जाता है वो हमारी लाइफ लाइन है, वो हमारी बिल्कुल बुनियादी किरदार अदा करता है। और अगर दरिया सिंध मुतासिर होता है तो इससे हमारी सारी ज़िंदगियाँ जो हैं इंसानों की जो उससे जुड़ी हुई हैं वो मुतासिर होती हैं। तो ये जो पूरी दस्तावेजी फिल्म है ये बनाते हुए भी इस चीज़ का आपको यकीनन एहसास हो रहा होगा। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म्स पहले तो
خوبصورتی بھی دکھائے, کیونکہ پازیٹیو میسیج بھی دکھائے کہ کیا ہمارے پاس اسٹل ہے ہماری ویٹ لینڈز میں جو 40% آف دا وائلڈ لائف کو سپورٹ کرتی ہے. ویٹ لینڈز ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں بھی کہ اس کو خطرے کیا ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب ہم فلم کر رہے تھے تو ہمیں احساس ہوا کہ وائلڈ لائف کو کتنے خطرات ہیں. جو مگر کراکوڈائلز ہیں پہلے بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے, اب وہ بہت ہمیں ایز اے فلم میکرز ہمیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے اینیمل کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہاک ڈیئر کی بات کرتے ہیں, اس کی پاپولیشن 2010 کے فلڈ کے بعد, جو بہت بڑا فلڈ آیا تھا, 90% اس کی پاپولیشن ختم ہو چکی تھی. تو ہمارے لیے ایز فلم میکرز بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت بڑے ایریا میں کسی جانور کو ڈھونڈنا. تو ہمارے لیے سب سے مشکل یہ ہے فلم میکرز کے لیے. جمشید صاحب آپ سے پوچھوں گا, ایک تو آپ اس اسکرپٹ میں مختلف چیزیں تھیں اور ایک شاٹ جو تھا اس دستاویزی فلم کا میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح کے شاٹس تھے جس میں شاید آپ کو مہینوں لگے ہوں, کیونکہ مطلب جو اینیملز ہوتے ہیں, یہ جو وائلڈ لائف ہوتی ہے, وہ یقیناً آپ کے لیے پوز تو نہیں کر سکتی. تو آپ کو اس پہ یعنی بہت زیادہ محنت جو ہے اس دستاویزی فلم پہ نظر آتی ہے. اچھا, WWF جو ہے اس نے ویٹ لینڈز پہ بڑا کام کیا ہے, گلگت بلتستان سے لے کے اور سندھ اور کچے اور سارے اس علاقے تک. اس حوالے سے ڈیفینیٹلی WWF ہمیں بہت متحرک نظر آتا ہے. اس پرٹیکولر ڈاکومنٹری میں جس جھیل کا ذکر کیا گیا منچر کے حوالے سے, اس کے حوالے سے لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ تحقیق ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو. جیسا آپ نے فرمایا کہ WWF نے ویٹ لینڈز کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. WWF پاکستان نے 2005 سے 2012 تک ایک بڑا پروگرام پاکستان ویٹ لینڈ پروگرام کے نام سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا تھا, جس میں ہم نے پورے پاکستان میں جتنی بھی سگنیفیکنٹ ویٹ لینڈز تھیں ان کی پریزرویشن, کنزرویشن اور ریسٹوریشن کے لیے جو ہے وہ کافی کام کیا. ریگارڈنگ منچر پہلے وہاں پہ بہت بایو ڈائیورسٹی تھی, فش بہت زیادہ تعداد میں تھی. ایون رپورٹس تھیں کہ جو کروکوڈائلز ہیں ان کی بھی وہاں پہ پریزنس تھی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ڈیو ٹو سرٹن ریزنز جو ہے ہیومن انڈیوسڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ کافی جو ہے وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اس میں پولوشن آف کورس ایک بڑی وجہ ہے کہ جو مین میڈ ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس وجہ سے وہاں پہ کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں. جمشید صاحب یہ بتائیے گا کہ WWF جو ہے اس کا لینڈسکیپ کے حوالے سے بھی تحقیقی کام ہوتا ہے اور گلیشیئرز جو ہیں ان کا ویٹ لینڈ سے ایک براہ راست تعلق ہے. تو پاکستان میں جتنے بھی گلیشیئرز ہیں اس میں آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ ان گلیشیئرز کو کتنا خطرہ ہے؟ کیا یہ شدید خطرہ ہے اس وقت ان کو؟ یہ سکڑ رہے ہیں تو کس ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ سکڑ رہے ہیں؟ کون سی تبدیلیاں ہیں جو آپ نے آبزرو کی ہیں گلیشیئرز کے حوالے سے؟ ویل جی, گلیشیئرز کے حوالے سے آئی تھنک منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایک ابھی پروجیکٹ ہے گلوف کے نام سے, اس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. ان کے پاس جو ہے وہ ریسنٹ اپڈیٹس ہیں گلیشیئرز کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ویسے جنرل جو ہے وہ اسٹڈیز جو ہے وہ کی ہیں WWF نے ان ایریاز میں, جس سے ہمیں ہماری یہ فائنڈنگز ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم لائک جیسے ٹیمپریچر اگر رائز کر رہا ہے تو اس سے آف کورس جو ہے وہ گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں. کیا گلیشیئر سکڑ رہے ہیں ہمارے یہاں؟ جی بالکل, گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں. اس میں اگر آپ اجازت ہے تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. اسٹڈیز, ایک اسٹڈی ہے جس کے مطابق پاکستان کے کچھ گلیشیئرز جو ہیں پچھلے 15 سالوں میں 28% تک کم ہوئے ہیں, اور زیادہ تر گلیشیئرز جو ہیں جو چترال ریجن میں, ہندو کش ریجن میں ہیں, وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا ریسنٹ فلڈنگز جو آئی ہیں چترال میں, چترال بہت زیادہ پرون ہے ٹو فلڈنگ, وہ اسی وجہ سے یہ گلیشیئر تیز میلٹ ہو رہے ہیں. اچھا, میرا سوال عبداللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کی طرف سے میرا سوال یہ ہے کہ اس دستاویزی فلم میں ایک کریکٹر ہے, کردار ہے جو بڑے دکھ سے کہتا ہے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر تو گندم ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ تو سبزیاں ہوا کرتی تھی اور آج ہمیں یقین نہیں آتا. ایک دکھ ہے اس کریکٹر کی آنکھوں میں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دریا سندھ جو ہے اس کی ایک ہزاروں سالہ قدیم تاریخ ہے, قدیم تہذیب ہے. اس نے دریا سندھ کو ایسی بہتی ہوئے دیکھا ہے اور یہ گندم اور سبزیاں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو دیکھتے رہے ہیں. اور اچانک جو ہے پانی کے کم ہونے کی وجہ سے اور یہ جو کچھ بھی پانی اور زمین کا رشتہ جو کمزور ہو رہا ہے, اور اسپیشلی ٹیل میں
جو کمزور ہو رہا ہے اور جو ایک نازک سا توازن ہے وہ بگڑ رہا ہے جو کھارے پانی کا ہے اور میٹھے پانی کا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا فائنڈنگ؟ بالکل، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سارا بیلنس خراب ہو چکا ہے کھارے پانی کا اور میٹھے پانی کا، سی لیول جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ سی لیول رائز کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو سارا کھارا پانی ہے وہ ڈیلٹا میں آ رہا ہے، فریش واٹر اوپر سے نہیں آ رہا، کھارا پانی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو فش کی پاپولیشن ہے جس پہ بہت زیادہ ماہی گیر ڈیپینڈنٹ ہے، ان بیچاروں کو جب وہ نکلتے ہیں ان کو مچھلی نہیں ملتی پکڑنے کو اور وہ ڈیپینڈنٹ ہی اسی کے اوپر ہیں، تو ان کی تو ساری لائیولی ہوڈ تباہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ فارمنگ انفیکٹ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ 2050 میں ٹھٹا جو ہے وہ سمندر کے نیچے ہوگا، یہ سارا جو ہے اتنا خوبصورت جس طرح آپ نے بتایا ثقافت اور اتنی زرخیز سرزمین وہ ختم ہو جائے گی، پلس جو اوپر سے انڈس کلائمیٹ چینج اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمز اور بیراجز نے اس کا پانی روک دیا ہے، جو فرٹائل جو سلٹ لے کے آتا تھا انڈس ریور نیچے جو ڈیلٹا میں آتا تھا، اسی لیے ڈیلٹا اتنا زرخیز ہے، وہ بھی نہیں آتا وہاں پہ، تو جو ماہی گیر ہیں ان کا تو جو کیچ ہے وہ کم ہو رہا ہے، اس لیے وہ الٹرنیٹ لائیولیہڈز کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اب لکڑی کاٹ رہے ہیں جنگل سے، جب وہ لکڑی کاٹ رہے ہیں تو وہ فارسٹ کو الٹا تباہ کر رہے ہیں، تو یہ ایسا اسپائرل ہے ڈاؤن ورڈ جس میں وہ پھنس چکے ہیں بیچارے، لکڑی نہیں کاٹیں گے گزارا کیسے کریں گے؟ اور مائیگریشن آف کورس بہت لوگ مائیگریٹ کر چکے ہیں، بہت زیادہ مائیگریٹ کر چکے ہیں اور بہت اپالنگ کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں وہ۔ یقیناً بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں اور یہ المیہ جو ہے یہ ہمیں ہائی لینڈز یعنی ماؤنٹن سے لے کے اور نیچے میدانوں تک نظر آ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے لوگ مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہیں۔ جمشید صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ سائبیریا سے جو ہمارے مہمان آتے ہیں، یعنی میں ان پرندوں کی بات کر رہا ہوں، ہم صدیوں سے ان کی میزبانی کرتے رہے ہیں، اچانک اگر ویٹ لینڈ ختم ہوتی ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک جو نیچر کا جو سسٹم ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بالکل جی، آپ نے درست کہا کہ یہ مائیگریٹری برڈز جو ہمارے پاس آتے ہیں ونٹر میں، یہ ایک بڑا طویل سفر طے کر کے پاکستان آتے ہیں، لائک یہ سپٹمبر میں پاکستان میں انٹر ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ویٹ لینڈز ہیں ہماری، یہ ان پرندوں کے لیے فیڈنگ اور سٹیجنگ گراؤنڈز پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ نارتھ سے انٹر ہوتے ہیں اور along دا انڈس جو ہے وہ ڈفرینٹ ویٹ لینڈز پہ اپنا ٹائم گزارتے ہوئے اینڈ کوسٹ تک جاتے ہیں، اور دین لائک اینڈ آف مارچ جو ہے یہ واپس اپنے جو بریڈنگ ان کی سائٹس ہوتی ہیں سائبیریا وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ جمشید صاحب۔ بام ارض کی باز گشت کا یہ سلسلہ جاری ہے، مختلف کڑیاں آپ نے دیکھی، اور بام ارض کی یہ جو باز گشت ہے اس کے سلسلے کی اگلی جو کڑی ہے وہ سٹی ہیٹ ہے، جو کہ بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کے حوالے سے، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے حوالے سے ایک زبردست قسم کی آگاہی دے گی۔ دیکھتے رہیے بام ارض کی باز گشت۔